नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास डे 13 चल रहा है। इसके ईएस के लास्ट लेक्चर है ये हमारा। वैसे तो अपन को उसी में खत्म करा देना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि ये 22 तक के क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, 2.17 तक के क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए थे। ठीक है, 2.17 तक के क्वेश्चन करा लिए थे। तो आगे चलते हैं 2.18 वाला क्वेश्चन पे। ठीक है, 2.18 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2.18। ठीक है, 2.18 में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पढ़ो भैया कौन सा करेक्ट है। ग्रेन साइज इज अ प्राइमरी, ये अपने पास उसका आया था प्राइमरी, तो बिल्कुल सही है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में ग्रेन साइज को ही होता है, एज वेल एज फाइन ग्रेन सॉइल, तो साइज के हिसाब से बिल्कुल सही है। ग्रेन साइज इज अ प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर अ क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। ओहो, क्वेश्चन में देखो इतना आसान नहीं है। देखो क्या पूछा है, प्राइमरी क्राइटेरिया जो होता है एज वेल एज अ कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल का प्राइमरी क्राइटेरिया जो होता है वो ग्रेन साइज होता है। बात तो सही है। ठीक है, केवल कोर्स ग्रेन के लिए होता है। प्लास्टिसिटी चार्ज ये गलत हो गया, कोर्स ग्रेन के लिए यूज नहीं होता। प्लास्टिसिटी कर फाइन ग्रेन के लिए यूज होता है। प्लास्टिक करेक्टर इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ, ये बिल्कुल गलत है। प्लास्टिसिटी करेक्टरिस्टिक जो होगी वो बेसिकली किससे रिलेटेड होती है, वो फाइन ग्रेन से होती है, जबकि ये कह रहा है कोर्स ग्रेन से होती है। तो सी और डी बिल्कुल तरीके से गलत है। अब यहाँ पर ये देख लो, ग्रेन साइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेनली जो हमारे पास इफेक्ट करता है वो किसको इफेक्ट करेगा, दोनों को करता है। नहीं, दोनों में फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन उसकी प्लास्टिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दबाजी में आप ऑप्शन ए टिक मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन ए और बी में दोनों में प्राइमरी क्लासिफिकेशन की बात हो रही, पर सेकेंडरी यूज ही नहीं किया, तो इसमें बी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल में पार्टिकल साइज ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट होता है, जबकि फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज होता है। ए लाइन के ऊपर, ए लाइन के नीचे वाली चीज। ठीक है, ए लाइन के ऊपर वाली को क्ले कहते हैं, याद आ रहा है आपको, और लाइन के नीचे वाली को सिल्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तो आप आराम से आंसर यहाँ बी लगा सकते हो, सी और डी तो बिल्कुल ही गलत था। ठीक है, 2.19 क्वेश्चन नंबर 2.19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2.19 में कह रहा है, ये कह रहा है कंस्पीशियस ब्रेक इन अ कंटिन्यूटी ऑफ अ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट द मिक्सचर ऑफ अ सैंड एज वेल एज टू डिफरेंट लेयर। ये कह रहा है, देखिए हमारे पास होता क्या है, ये है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस तरीके से होता है जिसमें वाई एक्स पर परसेंटेज फाइनर और लॉग 10 बेस पर पार्टिकल का साइज लिया जाता है, और वो भी mm में। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाए, ठीक है, एकदम से ब्रेक आ जाए, कॉन्स्पीशियस ब्रेक आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो पार्टिकल मिसिंग है, वो उस पार्टिकल साइज की चीज मिसिंग है। ठीक है, अगला स्ट्रीप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट द प्रिवलेंस ऑफ अ नियरली यूनिफॉर्म सॉइल। बिल्कुल सही है, अगर स्ट्रीप सॉइल होगा तो वो यूनिफॉर्म सॉइल को व्यक्त करेगा। अब फ्लैट ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट द सर्टेन रेंज ऑफ मिसिंग। गलत, फ्लैट का मतलब होता है, फ्लैट जो होता है उसका मतलब होता है हमारे पास ये। ठीक है, तो यहां पर एक बार ये देख लीजिए, फ्लैट जो कर्व होगा जिसकी मतलब कम स्लोप होगा, तो वो क्या होगा हमारे पास, अच्छा स्लोप कम नहीं, बिल्कुल ही फ्लैट बोल रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन अगर आती है तो पार्टिकल साइज कौन सा होगा, मिसिंग होगा। ठीक है, तो फ्लैट ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट द सर्टेन रेंज ऑफ पार्टिकल मिसिंग, ये पूरी रेंज मिसिंग है। ठीक है, जबकि बीच में इस तरीके से सडन ब्रेक आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। ये चीज नहीं है ना, कुल मिला के 2 और 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एक बिल्कुल नया है कि 9 क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्पीशियस ब्रेक अगर आ जाता है, एकदम से सडन ब्रेक आ जाता है, तो वो हमको क्या बताता है, ये बताता है कि भैया यहाँ पर मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल है, सॉइल में स्टर्टिफाइड सॉइल डिपॉजिट है। ये चीज आप याद भी रखना, इंपॉर्टेंट करके एड टू द नोट्स। ये नई चीज है बिल्कुल, जो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हमने नहीं देखी। एड टू द नोट्स, तो हमारा आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों ही सही होंगे। ठीक है, कॉन्स्पीशियस ब्रेक जो होगा उसमें हमारे पास ये होगा। चलिए आगे चलते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 219 के बाद हमारा है अगला क्वेश्चन, 2.19 के बाद अगला क्वेश्चन है 2.20। क्या रो रहा है ये सुनो इसकी कहानी। क्वेश्चन नंबर
20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ो, सेमी लॉग प्लॉट इज यूज्ड टू ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ सॉइल। सही है। सेमी लॉग प्लॉट इज वाइड रेंज ऑफ ग्रेन साइज कैन बी अकोमोडेटेड, बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉग ग्राफ में, लॉग ग्राफ का सेमी लॉग ग्राफ लेने का मतलब ये होता है, जो लॉग जैसे ही साइज लोगे तो सेमी लॉग ग्राफ जो होता है वो वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज को अपने अंदर रख लेता है। जैसे लॉग 10⁻1000 है तो 1000 का मान कितना होता है 3, यानी बहुत बड़ी रेंज को इसने छोटे से में सिकोड़ लिया। तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है और कारण भी सही है, क्योंकि सेमी लॉग ग्राफ यूज होता है क्योंकि वाई एक्स पर सिंपल, एक्स पर परसेंटेज माइनर होती है। तो बोथ ए सही है स्टेटमेंट और ये इसका कारण भी, क्योंकि सेमी लॉग ग्राफ में बहुत सारी रेंज ऑफ पार्टिकल को कंसिडर किया जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है, समाहित किया जा सकता है, और सेमी लॉग ग्राफ यूज होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। ये बिल्कुल सही है, पीएचडीसी में है ना, तो आराम से आप लगा सकते हो, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ आंसर कौन सा सही होगा, ए, क्योंकि कथन भी सही है और कथन का कारण भी बिल्कुल सही है। लॉग लेने का काम ही यही है, बहुत बड़ी रेंज को छोटे से में समेटना, ठीक है, छोटी सी रेंज में समेटने का काम करता है लॉग। ये मैंने आपको बताया भी था जब मैंने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221, क्वेश्चन नंबर 221 में क्या हो रहा है ये सुनो, 221 नहीं केवल 2.21 में कह रहा है, ये लाइन बना रखी है, कैसा ग्रांडे ने दिया था, फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन है, प्लास्टिसिटी चार्ट है, बिल्कुल सही है। वाई एक्स पर आईपी होता है, एक्स एक्स पर लिक्विड लिमिट होता है। तो कह रहा है पी क्या इंडिकेट करेगा, ये सी एच है, हाई प्लास्टिक क्ले होगी, क्ले है, ऑर्गेनिक नहीं होगी, ऑर्गेनिक नहीं होगी, इनऑर्गेनिक क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी। क्ले ऑर्गेनिक होती नहीं है, उसमें मिक्स हो सकता है और वो भी नीचे अगर होगी तो ऑर्गेनिक की बात करेंगे। ऑर्गेनिक सॉइल की प्लास्टिसिटी कम होती है जबकि आईपी ज्यादा होगा, ए लाइन के ऊपर है। तो आंसर आप आराम से लगा सकते हो, मेरे ख्याल से इसको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन में आप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा दमदार वाली बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर अ सॉइल सैंपल फॉर विच टेस्ट यील्ड फॉलोइंग रिजल्ट। ये कह रहा है 75 माइक्रोमीटर की जो छलनी है, 75 माइक्रोमीटर की छलनी है, उसमें से पासिंग का मतलब 62% पास हो गए, यानी 75 माइक्रोमीटर से छोटी है, यानी कि इसमें सिल्ट और क्ले की मात्रा 62% है। तो यहाँ से एक चीज तो पता लग गया, ये फाइन सैंड है, फाइन सैंड है, ठीक है। दूसरा कह रहा है लिक्विड लिमिट है, अब फाइन सैंड है तो किससे होगा इसका क्लास, इसका निर्णय ये होगा प्लास्टिसिटी चार्ट से, प्लास्टिसिटी चार्ट से होगा लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी चार्ट से। बस अब आपको ये देखना है कि मिट्टी ए लाइन के ऊपर है कि नीचे है, परंतु ये पूछ क्या रहा है, ए लाइन फाई लाइन की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है ग्रुप इंडेक्स क्लासिफिकेशन, यानी एचआरबी क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। तो भैया प्लास्टिसिटी चार्ट को हटा दो, फाइननेस आपके पास आ गई, तो यानी आपको एक्स का मान दिया हुआ है 62%, ठीक है। ग्रुप इंडेक्स जो होगी वो बेसिकली होता क्या है, ग्रुप इंडेक्स जो होता है सॉइल कंडीशन अबाउ द सॉइल, देखो ग्रुप इंडेक्स होता क्या है 0.2 ए प्लस में 0.005 AC प्लस में 0.01 B इंटू में D, वही अपना ए की रटा रटाया, ए बी सी डी, ए का जोड़ा सी के साथ बी का जोड़ा ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है एक्स माइनस में 40, एक्स का मान कितना है 62 माइनस में 40 मतलब कि ये हमारा हो गया है 22। बी का मान निकालना है एक्स माइनस में 15, एक्स माइनस 15 मतलब एक्स का मतलब 62, 15 का मतलब 15, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स 62 माइनस में 15, तो ये हमारे पास आ गया 47, ठीक है। इसके अलावा सी का मान अगर मैं बात करूं तो सी का मान कितना है, लिक्विड लिमिट दे रखी 35, तो 35 माइनस में 40, तो ये माइनस में आ रहा है जो कि 0 लिमिट करेंगे हम, ठीक है। और डी का जो मान है वो आईपी माइनस में 10 होता है, आईपी का मान कितना है, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक इंडेक्स का मान ये रहा, तो 14 माइनस में 10 मतलब 4। तो मुझे देखिए ये सी का मान तो 0 आया है, मतलब ये तो 0 हो गया, तो ग्रुप इंडेक्स का मान कितना हो जाएगा 0.2 गुणा में ए का मतलब 22 प्लस में ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि सी का मान 0 है ना, 0.01 गुणा में बी का मान कितना है 47 और डी का मान कितना है 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 22 गुणा 0.2 प्लस 0.01 गुणा 47 गुणा 4, तो ये हमारे पास ग्रुप इंडेक्स का मान आ गया 6.8।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्रुप इंडेक्स का मान जो आया है वो हमारे पास 6.8 के करीब आया है ना, 6.28 के करीब आया है ना। तो ये जो 6.28 के मीटर आया है, तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन तो हम कैंसिल कर सकते हैं। एक्सीलेंट के लिए 20 होना चाहिए और पुअर के लिए 0 के नियर अबाउट होना चाहिए। अब हमारे पास आंसर सी होगा या डी होगा। अब इसको रटना नहीं है, आपको मैं एक बार टेबल दिखा देता हूँ जहां से ये, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल हम पढ़ते नहीं है, परंतु जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमको करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन जो हमारा आस्तो क्लासिफिकेशन है इसका ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, आस्तो क्लासिफिकेशन की जो बुक में टेबल है उसके हम बात कर रहे हैं। रेड कर लेता हूँ और ये थोड़ा सा होल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो आस्तो क्लासिफिकेशन मैंने पहले भी आपको बताया था, 8 ग्रुप होते हैं। 8 ग्रुप होते हैं जिसमें A1, A3 और A2, A1, A2 और A3 जो ग्रुप होंगे वो ग्रेन्युलर मटेरियल होते हैं। जब हमारे पास क्या होगा 35% या उससे कम पासिंग होती है, 35% यानी X का मान यदि 35% से कम है तो ग्रेन्युलर मटेरियल कहलाते हैं। और 3 ग्रुप हैं A1, A2 और A3। अगर सिल्ट कंटेंट, सिल्ट और क्ले मटेरियल 35% से आता है, अर्थात X का मान 35% से ज्यादा है, तो भैया उसमें हमारे पास कौन सी मिट्टी कहलाती है, सिल्टी क्ले में होती है। तो 4 होते हैं A4, A5, A6। ठीक है, और 8वां ग्रुप जो है उसमें हमारे पास पीट मिट्टी को रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीजें आप देखो, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का आंसर तो मैं बता दूंगा, परंतु आप अपने कॉपी पेन उठा के अपने नोट्सों में ऐड कर लो। देखो 200 नंबर छलनी के बारे में बता दिया, 75 माइक्रोमीटर की। 40 नंबर छलनी होती है 425 माइक्रोमीटर की। और 10 नंबर छलनी होती है 2 mm की। तो 2 mm की जो छलनी होती है उसको 10 mm कहते हैं, वो 10 नंबर कहते हैं। और 425 माइक्रोमीटर या 1000 का भाग देके कहोगे तो 425 माइक्रोमीटर या 1000 का भाग दोगे तो 425 जो होगा mm जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 40 नंबर छलनी होगी। ठीक है, चलिए इस चीज को आप रोक दीजिए हमारे पास। तो इतना तो आपको पता लग ही गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन का आंसर देखिए एक बार। तो आप क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये चीज आप याद करोगे। ठीक है, ये टेबल आपको मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा नोट्सों में, तो आप वहां से उतार सकते हो। ठीक है, आराम से। चलो जी, यहाँ पर एक चीज ये देखो, अगर ग्रुप इंडेक्स का मान 0 है तो वो एक्सीलेंट सॉइल है। और जैसे जैसे ग्रुप इंडेक्स का मान बढ़ रहा है, एक्सीलेंट टू गुड की तरफ बढ़ रहे हो आप। हमारा ग्रुप इंडेक्स 6.8 लगभग 7 के करीब है ना। तो भैया 4 तक ग्रुप इंडेक्स मैक्सिमम होता है, तो ये A2 ग्रुप का बात होती है 0, 0। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास 4 तक अगर बात करोगे तो आप गुड तक पहुंचोगे। फिर 4 से ज्यादा पे 8 जो है 8, और उसके बाद बढ़ता ही चला जाएगा, तो आप फेयर टू पुअर की ओर जा रहे हो। हमारा वैल्यू जो है वो लगभग 7 के पास है, तो हमारी आंसर क्या होगा, फेयर होगा। तो यहाँ पर मोटा मोटा आपको क्या याद रखना है, यदि ग्रुप इंडेक्स का मान 4 या उससे कम है, 0 पर तो बेस्ट एक्सीलेंट, फिर 4 तक ये आते आते गुड हो जाती है, और 8 से ज्यादा जाते जाते ये 20 तक जाते जाते तो पुअर हो जाएगी, और यहाँ पर ये क्या रहेगी, फेयर रहेगी। तो 8 से ज्यादा में है ना। तो ये हमारे पास, तो आंसर बता दीजिए यहाँ। तो आंसर हमारा आ रहा है 6.8। अगर आ रहा है ये, तो यहाँ पर गुड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 तक ही गुड आता। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर होगा बी। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप इंडेक्स की बात है। इसके अलावा कुछ और चीजें अगर आपको यहाँ देखनी है, तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ जो 8वां नंबर है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 8th जो है वहां पर पीट और मक को रखी गई है। ठीक है, और उसको विजुअल क्लासिफिकेशन से किया गया है। ठीक है, इतना ही बहुत है, इतना याद कर लोगे तो भी आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये हमारा सॉइल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। जो मैंने एक्सप्लेनेशन कराए वीडियो लेक्चर में वो तो है ही सही, इसके अलावा जो ये नोट्स हैं इनमें हमारे को आपको ये एक्सप्लेनेशन और आंसर की मिल जाएगी, तो आप इनको भी देख सकते हैं अपने इसमें जो नीचे थ्योरी क्वेश्चन होंगे वहां मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर अपना परमेबिलिटी रहेगा। ठीक है, डे 14 में हम परमेबिलिटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। खत्म तो नहीं होगी, मतलब कि दो दिन तो कम से कम चाहिए उसको। ठीक है, आप तैयारी करते रहें, घर में रहें, सेफ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।